चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने मोड ऑफ वोटिंग पढ़ा था। इसमें मोड ऑफ वोटिंग में एक बार सेक्शन ठीक कर लेना, गलत करवा दिया। इसमें सेक्शन 109 आएगा, ये 107 की जगह पोल का किया था ना अपनों ने पहले, 109 आएगा इसका। 107 शो हैंड का है, मैं गलती से वो इधर लिखवा दिया ये पॉइंट। अब जो अब तक किया है ना, एक बार वो बुक में से रीड कर लेते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा सारा। मैंने बताया वोटिंग के कौन कौन से सेक्शन है, 106 से लेके 109 तक। 106 अपना कि रिस्ट्रिक्शन किस बेस पर लग सकती है वोटिंग राइट पे, 107 शो हैंड का, 108 इलेक्ट्रॉनिक मींस का, 109 किसका है, पोल का। तो पोल वाला कर लिया था अपना, इलेक्ट्रॉनिक मींस वाला बाकी रह गया था ना, तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको बुक में से देखते हैं। सेक्शन 108 वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अब देखो जो बेटा बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज होती है उसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, हजारों होंगे। अब हजारों बंदों को जनरल मीटिंग में बुलाना कैसे पॉसिबल होगा। अब पुराने जमाने में मीटिंग कहाँ होती थी, स्टेडियम में होती थी, जो क्रिकेट स्टेडियम है ना उनमें होती थी जनरल मीटिंग। क्या चीज, माइक से, माइक से होती थी, ठीक है। जैसे आप रिलायंस कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती थी वो हमेशा स्टेडियम में होती थी। बट ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, स्टेडियम का खर्चा कितना ज़्यादा हो जाता है, पूरा दिन का बुक करना, फिर जो मेंबर आएंगे उनका कुछ बेसिक नाश्ता पानी अगर आपने सेट किया तो उसका भी खर्चा, और अपने हरियाणा वाले जैसे बंदे चले गए तो डबल खा के आएंगे, पैसे पूरे करने के चक्कर में खर्चा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दिया, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो या अदर देन लिस्टेड कंपनी हो, अदर देन लिस्टेड कंपनी हो, एंड आपके नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स जो है आपके वो 1000 या 1000 से ज्यादा है, तो आपकी कंपनी को मेंबर्स को एक ऑप्शन देना पड़ेगा, गिव एन ऑप्शन टू कास्ट वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्या इसका मतलब यह है कि जो लिस्टेड कंपनी है उसमें कंपलसरी है कि वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक से होगी, नहीं, ऑप्शन देना पड़ेगा। वोट वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन, गिव एन ऑप्शन। मतलब ये मेंबर की मर्जी है, मैं अपना वोट जनरल मीटिंग में आके कास्ट करूं या मैं चाहूं तो घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी वोट कास्ट कर सकता हूं। ऐसा कैसे होगा, जो भी मेंबर होगा ना बेटा उसकी ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा, ये एक मेंबर है इसके ईमेल आईडी पे क्या आएगा, एक लिंक आएगा, ठीक है, लिंक टू वोट, ई वोटिंग का एक लिंक मिलेगा। अब है ना, ये मेंबर कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है, मैंने तो कभी जिंदगी में ऑनलाइन वोट कास्ट ही नहीं किया, तो मुझे कैसे पता लगेगा वोट कैसे कास्ट करना है। आप लोगों ने फाउंडेशन का एग्जाम फॉर्म खुद भरा था या भरवाया था, खुद भरा था। आपने तो पहले फॉर्म भरा ही नहीं था, फिर भर कैसे लिया, यूट्यूब से देख के, बिल्कुल ठीक बात है। यूट्यूब में क्या थी, गाइड थी। नहीं तो आपने नोट किया होगा जहां पर आपको फॉर्म भरना था वहां पर भी साइड में क्या लिख रखे थे, एग्जाम्पल लिख रखे थे कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। सेम ऐसे ही इस ईमेल आईडी में प्रोसीजर दिया होगा, लिंक के साथ में क्या दे रखा होगा, प्रोसीजर दे रखा होगा, प्रोसीजर, प्रोसीजर टू कास्ट वोट विद प्रोसीजर, कि भाई अगर आपको वोट इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट करना है तो आपके लिए ये प्रोसीजर है। आपका यूजर आईडी क्या होगा, आपका पासवर्ड क्या होगा, सब दे रखा होगा इसमें प्रोसीजर में, ठीक है। ये जो लिंक है ना, ये जिस दिन मीटिंग होगी उससे 3 दिन पहले एक्टिवेट होता है। ये लिंक कब एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट एटलीस्ट, सॉरी एक्टिवेटेड 3 days बिफोर दी जनरल मीटिंग। जिस दिन जनरल मीटिंग होती है उससे 3 दिन पहले चालू हो जाता है। और ये कब तक वैलिड रहेगा, एंड अप टू, वैलिड अप टू 1 day बिफोर
दी जनरल मीटिंग एट 5 PM, 5 बजे तक। वही वही समझो कुछ हिस्सा ही का। शेयर मार्केट में 3:30 बजे बंद हो जाती है, 15 मिनट तक ट्रेडिंग सेटल होती है। सब में आ गई बात। तो 3 दिन पहले एक्टिवेट हो जाएगा। जिस दिन जनरल मीटिंग, मान लो कल जनरल मीटिंग है, तो आज शाम को 5 बजे तक ये वैलिड रहेगा। अब मान लो आप वोट नहीं डाल पाए, भूल गए आप, तो कोई बात नहीं। जिस मेंबर ने वोट नहीं डाला, आपके लिए ऑप्शनल था ये कि आप वोट क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। तो आप अगले दिन मीटिंग अटेंड कर लो, मीटिंग में डाल दो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, मेंबर में कास्ट वोट, मेंबर में कास्ट वोट इन जनरल मीटिंग। अब मुझे बताओ, जनरल मीटिंग में वोट कौन कास्ट कर सकता है? जिसने ई मोड से वोट ना डाला हो, हु डिडंट कास्ट वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, ओके। अगर आपको लगता है नहीं भाई, मैटर को मीटिंग में डिस्कस करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा मुझे यस कहना है या नो कहना, तो अगले दिन मीटिंग में आ जाओ। गलती से वो ऑनलाइन मैं भरना भूल गया सर वोट, तो कोई बात नहीं, मीटिंग में जाके कर लो। अच्छा, एक मेंबर हु हैज कास्टेड हिज वोट इलेक्ट्रॉनिकली, एक मेंबर जिसने अपना वोट ऑनलाइन कास्ट कर दिया है, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है अगले दिन जाके, कैन अटेंड जनरल मीटिंग। कि भाई जनरल मीटिंग में समोसे मिलेंगे, क्या समोसे तो खाया हूं, वोट ना डाल लूं, ठीक है, पैसे तो पूरे करूं, बट कैन नॉट रिकास्ट वोट इन जनरल मीटिंग। आपको पूरा राइट है, आप जनरल मीटिंग अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, बट वोट दोबारा नहीं डाल सकते। ये बात समझ में आ गई? यही था इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में। गलत डाल दिया तो गलत हो गया, कुछ नहीं होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड हो गया, बस सबमिट हो गया। कुछ नहीं हो सकता, जो वोट डल गया वो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, वोट सबमिट करने से पहले वो आपसे पूछेगा श्योर हो यही सबमिट करना है, तो अगर आपने श्योर पे भी क्लिक कर दिया तो फिर उसका मतलब ये थोड़ी कि गलती हो गई। ठीक बात है। अब जैसे अब आईसीआई ने वो एरर विंडो, वो सॉरी विंडो डालनी शुरू है ना, करेक्शन विंडो, पहले नहीं होती थी। आपने गलती से हिंदी मीडियम सिलेक्ट कर दिया और आपका तो शिट यार इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करना, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ऐसे कई बार बच्चों के साथ हो जाता था। ये पॉइंट होगा क्लियर? अब बुक में देखते बेटा। क्या चीज? हाँ डाल दो, बिल्कुल ये फैसिलिटी। क्या चीज? हाँ, जितने वोट डल गए उसके हिसाब से कोरम हो ही गया, फिर मीटिंग क्यों, वोट ही डल गया जब। उसे पूछा था क्या संदीप से मॉड्यूल के लिए? पूछा ही नहीं है मेरे यार। क्या संदीप वो नहीं मना करेगा ना ना। कुछ नहीं है चमचा, सारा स्टाफ परेशान हो रखा है भाई। चलो, पेज नंबर 7.17 से अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। मैंने बताया ना ये चैप्टर मैंने 2 हिस्सों में बांट रखा है। पेज नंबर 1 से लेके 16 तक पार्ट 1 है, जिसमें एनुअल रिटर्न वगैरह की बात करेंगे। पार्ट 2 जो है यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारे जनरल मीटिंग की प्रोविजंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? प्री रिक्विजिट ऑफ वैलिड जनरल मीटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री रिक्विजिट? रिक्वायरमेंट, प्री कंडीशन कह सकते हो आप,
कि जनरल मीटिंग करना चाहते हो तो कुछ बेसिक कंडीशन है, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, नहीं तो आप जनरल मीटिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहला क्या था, लेंथ ऑफ द नोटिस। नोटिस कितना, कितने दिन पहले देना है, सेक्शन 101, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द नोटिस क्या बताता है, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियर डेज, जिस दिन तुम्हारे हाथ में नोटिस आए वहां से 21 दिन का गैप बचना चाहिए। सब में आ गया, ऐसा नहीं कि आज कंपनी ने भेज दिया नोटिस, आज से 21 दिन, नहीं नहीं नहीं, जिस दिन मेंबर के हाथ में पहुंचे वहां से 21 दिन का गैप होना चाहिए, ठीक बात है। अच्छा, नोटिस किसको जाएगा बताओ, टू ऑल मेंबर्स। अगर मेंबर मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी को, ऑफिशियल असाइनी को, ठीक है। ऑडिटर को जाएगा, डायरेक्टर्स को जाएगा। ये इन रिटर्न होना जरूरी है, इन राइटिंग में होना जरूरी है, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो। यही बात लिखवाई थी नोट्स में, ओके। मोड ऑफ सेंडिंग द नोटिस, नोटिस कैसे भेजे, देखो ये लिखा हुआ है, आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी भेज सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्लियर है, ईमेल से। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या हुआ, मीन एनी कम्युनिकेशन सेंट बाय कंपनी थ्रू इट्स ऑथोराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। अब मुझे बताओ, कंपनी सपोज करो जीमेल के थ्रू आपको क्या करती है, मेल भेजती है, तो आपको लगता है जीमेल सिक्योर्ड है? बिल्कुल है। जीमेल क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे हम सिक्योरिटी के साथ में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप भेज सकती है कंपनी, बिल्कुल भेज सकती है। व्हाट्सएप भी क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हो भाई, बस सीधी सी बात क्या है, नोटिस पहुंच जाए मेंबर्स के पास कम से कम कितने दिन पहले, 21 दिन पहले, ठीक है। विच इज कैपेबल, अच्छा एक बात दो, मान लो मैंने ईमेल भेज दी मेंबर को, मेंबर कहता है मेरे पास तो पहुंची नहीं। कंपनी के पास जो सॉफ्टवेयर है ना, ध्यान रखना, विच इज कैपेबल ऑफ, सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन कि मेल जा चुकी है। अब कैसे पता लगेगा मेल जा चुकी है, सेंट में आ जाएगा। अगर मेल नहीं पहुंची तो वो कहां दिखाएगा, आउट बॉक्स में घूम रहा होगा। पॉइंट क्लियर। एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सच कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू पर्सन, और सेंट बॉक्स में सेव हो जाएगा ना कि कब किस तारीख को कौन सा मेल किस मेंबर को गया है, सारा रिकॉर्ड होगा, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक बात है, ओके। दिस रूल्स मेंशन दैट नोटिस में बी सेंड थ्रू ईमेल। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ईमेल में क्या आएगा, टेक्स्ट, ईमेल में टाइप होगा कि कंपनी का जनरल मीटिंग जो है वो इस तारीख को इस जगह पर इतने बजे से इतने बजे तक है और ये बिजनेस है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर क्या लिखा आ सकता है, प्लीज फाइंड अटैचमेंट अलोंग विद ईमेल, मतलब वो नोटिस की पीडीएफ बना रखी होगी और वो पीडीएफ उसके साथ में क्या कर रखी होगी, अटैच कर रखी होगी। बताओ दोनों में क्या फर्क है, एक में ईमेल में टाइप किया हुआ है, दूसरे में क्या कर रखा है, ईमेल के साथ अटैचमेंट कर रखी है, बात तो एक ही है बेटा। तीसरा क्या है, नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक लिंक, ईमेल में क्या भेज दो, लिंक भेज दो, जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे नोटिस क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, जैसे व्हाट्सएप पे लिंक भेजते हैं ना, हाँ। या फिर यूआरएल भेज दो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर एक्सेसिंग सच नोटिस, ये वेबसाइट का एड्रेस होता है कि आप नोटिस अपनी वेबसाइट पे रख लो और वेबसाइट का लिंक किसको भेज दो, मेंबर्स को भेज दो, बात तो एक ही है यार, ठीक है। ईमेल का एड्रेस ही कौन होना चाहिए, द पर्सन एंटाइटल टू रिसीव सच ईमेल, मतलब किसकी बात कर रहा है, मेंबर्स की। मेंबर मर गया तो लीगल ईयर की, लीगल ईयर नहीं है, सॉरी बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो असाइनी की, तो सबकी ईमेल आईडी पे भेज देंगे नोटिस, ठीक बात है सर। इसके आगे का कुछ नहीं करना, इसके आगे कुछ मत करो, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं एक लाइन में बता देता हूं, कंपनी शेल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू अपडेट द ईमेल आईडी। अच्छा एक बात दो, आपने कोई ईमेल आईडी बनाई थी, आप वो ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए, तो फिर अब ईमेल आईडी अपडेट करवानी हो तो ऑप्शन होता है। अच्छा आईसीआई में तुम्हारी ईमेल आईडी है ना, तो क्या आप आईसीआई की ईमेल आईसीआई में दी हुई ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ करा होगा भाई। ईमेल आईडी अपडेट करने का ऑप्शन जरूर देना है, साल में एक बार तो जरूर देना है। सारी कंपनी कहते साल में एक बार क्यों, हमें क्या करना है, ओटीपी डाल लो, आप अपनी ईमेल आईडी कभी भी अपडेट कर लो, क्लियर है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है,
मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज, 21 क्लियर डेज का मतलब क्या है? 21 क्लियर डेज मीन्स द डेट ऑन विच नोटिस इज सर्व्ड एंड द डेट ऑफ द मीटिंग आर एक्सक्लूडेड। जिस दिन मैं नोटिस भेज रहा हूं और जिस दिन मीटिंग है वो दिन इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है ना? जिस दिन मीटिंग है क्या वो दिन इंक्लूड कर लूं? उस दिन तो मीटिंग ही है। सब में आया? अब मैं कह दूं कि जैसे आप कहो कि सर टेस्ट है ना, एक दिन पहले बता देना, मैं ठीक है कल है तुम्हारा टेस्ट, ठीक है, आप कहते हो सर एक दिन पहले बताना था, मैं एक दिन हो तो गया, कल है आज और कल। सर जिस दिन टेस्ट लोगे वो दिन तो इंक्लूड नहीं करना ना, ठीक बात है। कंपनी कैन नॉट कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ 21 क्लियर डेज थ्रू इट्स आर्टिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टेल? रिड्यूस। कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफिस में लिखा हुआ है कि हमारे यहां पर 14 दिन पहले नोटिस देंगे, चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई। शॉर्टर नोटिस पे अगर जनरल मीटिंग करनी है तो 95 मेंबर की क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी। आपके आर्टिकल्स में लिख के कुछ नहीं होगा, ठीक बात है। हु इज एंटाइटल, ये रिपीट हो गया, किसके पास है नोटिस रिसीव करने का राइट? फिर से आ गया मेंबर, ठीक है। उसके बाद में हाँ ऑडिटर वगैरह सब आ गया। एंड अदर पर्सन हु इज एंटाइटल टू सच नोटिस। कौन हुआ अदर पर्सन का एग्जांपल? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हियर कह सकते हो आप, असाइनी, ऑडिटर, डायरेक्टर। ना, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है कंपनी एक्ट में। ओनस ऑन द कंपनी टू प्रूव द ओमिशन वॉज नॉट डेलिब्रेट। अगर मान लो हमने गलती से नोटिस नहीं भेजा किसी को, तो ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि गलती से नहीं भेजा। ओनस का मतलब क्या होता है? बर्डन। ये बर्डन किस पे आएगा? बर्डन टू प्रूव, बर्डन कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि गलती से नोटिस नहीं भेजा गया। अगर कंपनी नहीं प्रूव कर पाई तो ये माना जाएगा आपने डेलिबरेटली नोटिस नहीं भेजा और मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिड। ये वाला एग्जांपल दे रखा है बेटा। मीटिंग क्या शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है? एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये। क्या मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है? जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस का मतलब क्या हुआ? 21 दिन से कम। क्लियर है? ओके सर कितना कितना शॉर्ट? वो तुम देखो, चाहे हो सकता है अगले दिन ही बुला लो। हमने 21 दिन का गैप किस लिए कहा? मेंबर्स की कन्वीनियंस के लिए। अगर हमारी कंपनी ऐसी है कि मेंबर आसपास ही रहते हैं जी, और मेंबर कहते हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पहले बता देना हम तो आ जाएंगे मीटिंग में, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मेंबर इतने कोऑपरेटिव है तो हमें क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो शॉर्टर नोटिस पे भी कर सकते हो। अगर ये एजीएम है, अगर एजीएम है तो कम से कम कितने बंदों की कंसेंट लेनी पड़ेगी? नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। 95% ऑफ मेंबर्स, 95% मेंबर्स का, ठीक है। तो आपकी कंपनी में कितने मेंबर है? 1000 मेंबर है सर, तो कम से कम 95% मेंबर, ठीक है। और अगर ये अदर जनरल मीटिंग है तो अदर जनरल मीटिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? ईजीएम। या तो एजीएम होती है या फिर ईजीएम होती है। तो भाई इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें पेड आपकी जो शेयर कैपिटल है, मेंबर जिनके पास शेयर कैपिटल है, ठीक है, और ये शेयर कैपिटल भी कौन सी? वोट वाली। तो कौन सी, किसकी बात कर रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये मेंबर कौन होने चाहिए? नॉट लेस देन 95% ऑफ सच पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये फर्क है। एजीएम में क्या लिखा हुआ है? 95% मेंबर्स, और ईजीएम में क्या लिखा हुआ है? 95% वोटिंग पावर। वो मेंबर जिनके पास कम से कम कितनी वोटिंग पावर हो? 95%। तो हो सकता है ईजीएम के लिए, शॉर्टर नोटिस के लिए, हमारी कंपनी में 100 मेंबर है सर, 100 मेंबर में से 98 मेंबर जो है वो क्या करे? यस, 98 मेंबर्स कि आप शॉर्टर नोटिस पे कर लो। 2 मेंबर कहते हैं नहीं हम एग्री नहीं कर रहे। अब बाकी मेंबर कह रहे हैं भाई हमने तो कह दिया, अब हमने कह दिया तो हो जाएगी। देखो 95% बंदों की कंसेंट चाहिए ना, कहता बंदों की नहीं, ईजीएम में 95% पेड अप कैपिटल। वो जो 2 बंदे हैं ना वो कंपनी के प्रमोटर है, उनके पास कंपनी की 98% वोटिंग पावर है, और बाकी मेंबर्स के पास कितनी है? सिर्फ 2%। तो किसकी चलेगी यहां पर? वोटिंग पावर वालों की चलेगी। पॉइंट समझ में आ गया? ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो क्या मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है? हाँ हो सकती है, अलाउड है। 2 बातें, एजीएम है या ईजीएम है। अगर एजीएम है तो 95% कंसेंट ऑफ मेंबर्स, और ईजीएम है तो
95% कंसेंट ऑफ मेंबर्स होल्डिंग, हाँ 95% मेंबर्स कौन, ये 95% क्या है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ये कौन से मेंबर है, इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ नहीं देखते होंगे, ऑब्जेक्ट कर दो आप। अगर आपको लगता है कि कंपनी ने जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा या कंपनी के पास कोई वजह नहीं है शॉर्ट टर्म नोटिस वाली, आप ऑब्जेक्ट कर लो। बट अगर 95% बंदों ने हाँ कर दिया फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा, कंसेंट चाहिए हमें, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर मान लो कंपनी में शेयर कैपिटल ही ना हो तो, कौन सी कंपनी होती है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होती, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो उसमें पेड अप कैपिटल की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, वोटिंग राइट। आगे बात सब में, नोटिस में क्या बात लिखी जाएगी, नोटिस में 4 बातें लिखनी है। मीटिंग किस दिन होगी, कितने बजे होगी, ठीक है, डे डेट तो एक ही चीज हो गई, टाइम दूसरी चीज, कितने बजे से कितने बजे, कहां होगी, और एजेंडा। डे और डेट का मतलब समझ में आ गया, डेट का मतलब तारीख होगी, डे का मतलब संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, क्या लिखना है वो है, ठीक बात है। दूसरी चीज क्या आती है वैलिड जनरल मीटिंग के लिए, पहली चीज क्या थी, नोटिस होना चाहिए, प्रॉपर नोटिस होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, अथॉरिटी किसके पास है जनरल मीटिंग कॉल करने की, हाँ 3 बंदों के पास है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताओ क्या बुला सकते हैं, एजीएम भी बुला सकते हैं, एजीएम भी बुला सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, इंडिविजुअल डायरेक्टर डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू कॉल एनी जनरल मीटिंग, एक्सेप्शन है। आगे क्या लिखा हुआ है, एनी नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग गिवन विदाउट द सेंशन ऑफ बोर्ड इज इनवैलिड, हाउएवर द सेम कैन बी रेटिफाइड बाय द बोर्ड, ये एक्सेप्शन होगी बेटा, क्लियर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये सेक्शन 102 आ गया। सबसे पहले एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सिर्फ किसके लिए लगेगी, स्पेशल बिजनेस के लिए। तो भैया पहले तो मुझे ये बता दो स्पेशल बिजनेस होता क्या है, हाँ ये कर बनी बात। तो सबसे पहले सेक्शन 102 आपको बताएगा कि स्पेशल बिजनेस क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ में क्या जरूरी होती है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी अनेक्स्ड टू नोटिस, ठीक है। और इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या बात लिखी होगी, नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर केएमपी, मैनेजर केएमपी भी होता है, और इनका रिलेटिव, इनका रिलेटिव, ठीक है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो वो भी बताओगे। एनी अदर इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स दैट मे इनेबल मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड स्कोप एंड इंप्लीकेशन ऑफ आइटम, कोई भी डिटेल जिससे मेंबर्स को ये समझ में आए ये कर क्या रहे हैं हम भाई और क्यों, ठीक बात है, ताकि वो डिसीजन ले सके, टू टेक डिसीजन देयर ऑन, यानी कि डिटेल ऑफ बिजनेस, डिटेल ऑफ बिजनेस। कंसर्न का मतलब कोई कंपनी, नेचर ऑफ कंसर्न कौन सी, कौन इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, उसका रिलेटिव इंटरेस्टेड है या ऑफिसर इंटरेस्टेड है, और कितने परसेंट इंटरेस्ट, ये फाइनेंशियल भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है। बात उठती है यहां से, बिजनेस होते हैं कितने तरह के, 2 तरह के, ऑर्डिनरी बिजनेस, ये कहां होते हैं, सिर्फ एजीएम में, और ये कितने होते हैं, सिर्फ 4। देखो कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर, दैट इज अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, देखो इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी है, इस लाइन का मतलब है डिविडेंड डिसीजन लेना कंपलसरी है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना, देना है तो कितना देना, आप मना कर दो नहीं देना तो हो गया डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कितना, 0, बट मैटर तो करोगे ना फाइनल। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। इन केस ऑफ एजीएम ऑल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड देयर एक्सेप्ट वन स्टेटेड अबव आर स्पेशल बिजनेस, एजीएम में इनके अलावा सारे बिजनेस क्या होंगे, स्पेशल होंगे, ठीक है। और इन ईजीएम एवरी बिजनेस इज स्पेशल बिजनेस, ये बात हो गई थी,
नोट्स में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस, ये भी बता दिया था, डिफरेंस करवाया था नोट्स में, उसमें देखा होगा आपने। आगे देखो, इंटरेस्ट, शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट किसका, डायरेक्टर का, प्रमोटर का, मैनेजर का, केएमपी का और रिलेटिव का। कम से कम कितना होना चाहिए, 2% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो उसको बताना है, ऊपर एक पॉइंट आया था ना कि अगर इस रिजोल्यूशन में कोई भी डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी या उनका रिलेटिव इंटरेस्टेड है तो उसका डिस्क्लोजर आएगा, बट ये इंटरेस्ट कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए, 2% से कम नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा शेयर तो हर बंदे का किसी ना किसी कंपनी में मिल ही जाता है बेटा, ये कह रहा है कम से कम कितना है, 2% है, ठीक बात है, ओके। इन केस ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस रेफर टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसीडर्ड इन मीटिंग, अगर आइटम ऑफ बिजनेस में किसी डॉक्यूमेंट की रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ई सोप्स इश्यू करने हैं या स्वेट इक्विटी शेयर देने हैं, कहता क्यों, क्योंकि हमारा इंप्लॉइज के साथ क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, कहता वो कॉन्ट्रैक्ट कहां पड़ा है ये बता भाई, देन टाइम एंड प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड, ये भी बता दो, क्लियर। आगे आओ, इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, अगर मैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मैटर की डिटेल ना दूं या इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर ना करूं तो क्या ये मीटिंग वैलिड है, ये मीटिंग वैलिड नहीं है। इफ अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और बेनिफिट्स एक्रूड टू प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी एटसेट्रा और देयर रिलेटिव, ठीक है, कि आपका बेनिफिट था और आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, बी तो वो सारे के सारे क्या होंगे, लाइबल होंगे टू कंपनसेट द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम। आपने अगर छुपा के कोई प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट किसके पास सबमिट करवाना पड़ेगा, कंपनी के पास सबमिट करवाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक लॉ ऑफ एजेंसी चैप्टर हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अगर आप मेरे एजेंट हो, डायरेक्टर क्या होते हैं, कंपनी के एजेंट होते हैं, अगर एजेंट अपने अकाउंट पे कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रिंसिपल को क्या करता है, वापस करता है। आप बिना प्रिंसिपल की परमिशन के प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, अगर आपने वो अर्न किया हुआ है तो कंपनी को क्या करो, वापस करो, ये वही पॉइंट है बेटा। भाई हम ये थोड़ी कह रहे तुम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हम ये कह रहे ना कि अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है तो उसको डिस्क्लोज कर दो मेंबर्स के सामने, फिर नहीं देना पड़ेगा। देखो एजेंट को प्रॉफिट कमाने से मना नहीं कर रहे, एजेंट को सीक्रेट प्रॉफिट कमाने से मना कर रहे हैं, समझ में आई बात। तो सेम यही चीज है कि हम तुम्हें प्रॉफिट कमाने के लिए क्या मना कर रहे हैं, इसका एक मैं एग्जांपल समझाता हूं बेटा, उससे थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, भरोसा होगा तभी अपॉइंट किया ना, कि बंदे बड़े इंटेलिजेंट है, बंदे बड़े ट्रस्ट वर्दी है, तभी तो कंपनी उनको दे दी। अब है ना, जब भी कोई रिजोल्यूशन प्रपोज होता है ना, को रिजोल्यूशन प्रपोज कौन करता है, डायरेक्टर्स, की सर हमें लगता है ये काम करना चाहिए, बाकी मेंबर आप लोग आपसे परमिशन लेनी है। तो मेंबर्स का जानते हो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन क्या होता है, आपको क्या लगता है रिजोल्यूशन किसने प्रपोज किया, डायरेक्टर ने, कि सर हमें लगता है ये काम करना चाहिए, बाकी आपकी परमिशन चाहिए। तो मेंबर एक ही सवाल पूछते हैं, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, डायरेक्टर क्या कहते हैं, सर मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए, तभी तो रिजोल्यूशन मूव किया है। तो मेंबर क्या कहते हैं, अगर आपको लगता है करना चाहिए तो डन है हमारा, समझ में आया। अब मान लीजिए रिजोल्यूशन क्या है कि हमारी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से क्या करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है 100 करोड़ का, और वो जो दूसरी कंपनी है उसके 2% से ज्यादा शेयर डायरेक्टर के पास है। तो एक बात बताओ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसमें किसका फायदा है, डायरेक्टर का फायदा है। तो मेंबर को पहले बता दे कि भैया ये रॉ मटेरियल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, इसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए, बट हम क्लियर कर देते उस कंपनी में हमारी भी शेयर होल्डिंग है। कल को ये मत बोलना कि छुपा के प्रॉफिट कमा लिया, सब में आ गया। तो हम क्लियर कर देते हैं कि हमारा उस कंपनी में क्या है, शेयर है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को मिलता है तो हमें भी फायदा मिलेगा। तो ये मत समझना कि हमने अपने फायदे के चक्कर में कंपनी को घटिया माल चिपवा दिया। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, यस और नो, पॉइंट समझ में आया, ओके। तो यही चीज यहां पर है, हम प्रॉफिट कमाने से थोड़ी मना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना, ठीक है। बाद में आपके ऊपर एलिगेशन उठती है, लगती है, मान लो माल खरीद लिया वो बिका नहीं, अब मेंबर कहते हैं यार घटिया माल था, फिर कोई मेंबर आए कोनी मार कहते हैं वो जो कंपनी नहीं है क्या उसमें डायरेक्टर के 5% शेयर है, कब बेवकूफ बना दिया, इसलिए वो जोर दे रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब है ना, भले ही वो माल किसी और वजह से ना बिकता हो, बट सारी उंगली किसकी तरफ उठ जाएगी,
डायरेक्टर की तरफ उठ जाएगी। इसलिए भैया ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए होता है कि मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, जो चीजें है ना वो पहले से क्लियर कर दो कि भैया उस कंपनी में मेरा भी शेयर है। क्लियर है। पेनल्टी आपको किसी की भी याद नहीं करनी है। हाँ जी। हाँ हाँ। हम्म। हाँ जी बिल्कुल। हम्म। किस में नहीं देती? अथोराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए इनवैलिड है। उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। दोनों काम हो रहे हैं तो पहले बात तो पूरा नोटिस इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा क्या है, मेंबर है ना ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि हम तो डिविडेंड तो प्रपोज कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, बट ये वाला काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। नोटिस इनवैलिड है। जब तक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं होगी, दोनों सेक्शन पूरे होने चाहिए, 101 और 102 दोनों नोटिस के हैं। एक भी सेक्शन पूरा नहीं हो, नोटिस क्या है, इनवैलिड है। समरी देखो पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या बना अपना समरी में, प्री रिक्विजिट ऑफ वैलिड जनरल मीटिंग। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉपर नोटिस। प्रॉपर नोटिस देना कंपलसरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉपर अथॉरिटी। नोटिस कौन दे, प्रॉपर अथॉरिटी दे। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, कोरम। कोरम जब तक नहीं होगा मीटिंग नहीं हो सकती बेटा, ये बात थी। प्रॉपर नोटिस का मतलब क्या है, सेक्शन 101 एंड सेक्शन 102। ठीक है। प्रॉपर अथॉरिटी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद मेंबर्स अंडर सेक्शन 100, और अगर मेंबर्स की बात करें तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अंडर सेक्शन 97 एंड 98। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी मीटिंग बुला सकते हैं। मेंबर सिर्फ क्या बुला सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजीएम के लिए भी कॉल कर सकते हैं और ईजीएम के लिए भी कॉल कर सकते हैं। मेंबर सिर्फ किसके लिए कॉल कर सकते हैं, ईजीएम के लिए, कि ईजीएम बुलाओ। एनसीएलटी 97 में किसके लिए ऑर्डर दे सकती है, एजीएम के लिए। 98 में किसके लिए ऑर्डर दे सकती है, ईजीएम के लिए। ईजीएम, ये बात समझ में आ गई। कोरम का भी टॉपिक डिस्कस करना है, ये अपना आएगा सेक्शन 103 में। ठीक है। सेक्शन 101 में क्या आया, प्रॉपर नोटिस में क्या आया, लेंथ ऑफ द नोटिस। पहले लेंथ ऑफ द नोटिस। सबसे पहले ये जो नोटिस है ये क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। रिटर्न में होना जरूरी है, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो और चाहे ई फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। लेंथ का मतलब क्या है, एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। अगर मैं इसमें 2 दिन ऐड कर दूं, 48 आवर्स ऐड कर दूं ऑफ पोस्ट, तो इसका मतलब क्या आया, नोटिस मस्ट बी आउट, नोटिस मस्ट बी आउट ऑफ कंपनी। नोटिस कंपनी से निकल जाना चाहिए, एट आउट एटलीस्ट 23 डेज। अब देखो क्लियर डेज नहीं है यहां पर, क्योंकि 2 दिन क्या कर दिए, ऐड कर दिए, बिफोर दी जनरल मीटिंग, ताकि नोटिस क्या रहे, वैलिड रहे। हमने पोस्ट कर दिया 23 डेज पहले पोस्ट कर दिया, एक्चुअली में मेंबर को मिला है, नहीं मिला है, लेट मिला है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नाउ कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल या नॉट लाइबल फॉर एक्चुअल रिसीट और लेट रिसीट ऑफ नोटिस।
बाय मेंबर्स। भाई हमने पोस्ट कर दिया, हमारी लाइबिलिटी खत्म। ये बात क्लियर हो गई। अगर कंपनी ने किसी मेंबर को जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा, इफ कंपनी फेल्स टू सेंड नोटिस टू एनी मेंबर, ठीक है, एक्सीडेंटली, बताओ, नहीं सर, डेलिबरेटली। एक्सीडेंटल हो तो माफ हो जाएगा, डेलिबरेटली नहीं भेजा तो भाई वो अकेला मेंबर जो है, एग्रीड मेंबर, वो क्या करवा सकता है, पूरी मीटिंग को इनवैलिड करवा सकता है। इनवैलिड जनरल मीटिंग। कितनी भी हो जाए, आपने प्रोविजन ही फॉलो नहीं किया, प्रॉपर नोटिस ही नहीं दिया, ये क्या एक्सक्यूज है कि सर उसके पास तो शेयर ही कम थे? तो फिर तुम थोड़ी डिसाइड करोगे कि मेंबर नंबर किसको नोटिस देना है किसको नहीं देना, राइट है उसका। ठीक बात है ना? ओके, ये पॉइंट होगा क्लियर। क्या मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है? हाँ, जनरल मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस बिल्कुल हो सकती है। क्या करना पड़ेगा बताओ? बाय 95% कंसेंट किसकी? ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, इफ एजीएम, और 95% पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट। ठीक है, हैविंग वोटिंग राइट, तो किसकी बात कर रहा है? हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट। ये किस केस में है? ईजीएम के केस में है। यही बात हुई थी। नोट है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? उसके बाद में आता है, आगे चलो, हाँ नोट कर लो, आराम से करो। एग्जाम टाइम में इतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ये इतना भी कर लोगे ना काफी है। बुक मेरे को लगा संदीप दे देगा, नहीं तो कोई बात निकल मिल जाएगी तुम्हें, प्रिंट में ही दे दूंगा पक्का 100%। अरे कोई बात नहीं, ना चक्कर में पड़ो, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं, मेरे पास पीडीएफ में पड़ी है, मैं प्रिंट आउट निकाल के दे दूंगा तुम्हें। हो गया नोट ये? अबे कंपनी क्यों खरीदनी चाहिए? तुम्हें कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है बताओ? हाँ, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसकी रिकॉर्ड डेट होती है। अपन डिविडेंड चैप्टर पढ़ा था ना, डिविडेंड टैप कैप टू बी अबेयंस, वो रिकॉर्ड डेट वाला पंगा वहीं तो है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट में। ये क्या कहता है? बिजनेस सेक्शन 102 की समरी। ये क्या कहता है? बिजनेस कितने तरह के होते हैं? बिजनेस होते हैं दो तरह के, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ एजीएम में होती है, ओनली इन एजीएम, एंड ओनली फॉर, और ये सिर्फ 4 होते हैं। कौन कौन से? अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ये 4 ही होते हैं। इनके अलावा एनी अदर बिजनेस, एनी अदर बिजनेस इन एजीएम is special business, and every business in EGM is are special business। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हमेशा ओआर पास होता है, और स्पेशल बिजनेस के लिए डिपेंड, ओआर भी हो सकता है और एसआर भी हो सकता है। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कभी भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाती,
स्पेशल बिजनेस के लिए हमेशा क्या आ जाती है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें डिटेल जाती है, डिटेल ऑफ बिजनेस, डिटेल ऑफ स्पेशल बिजनेस, सारे पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल आप स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करना चाहते हो, तो स्वेट इक्विटी शेयर किसको इश्यू करना चाहते हो, उस इंप्लॉय का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, कितने शेयर देना चाहते हो, 10, 20, 100, 50, कितने रुपए में देना चाहते हो, फ्री में देना चाहते हो या कुछ डिस्काउंट पे देना चाहते हो, उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, ये सारी बातें बताओ, ताकि शेयर होल्डर सोच के आए कि वो सामने वाला इंप्लॉय जिसको हम ईसॉप्स देने की बात करें उसकी उतनी औकात है भी या नहीं है। पता लगा बहुत ज्यादा दे रहे हो यार, तो फिर हम क्या कह देंगे ना, किस लिए दे रहे हो भाई साहब, सैलरी मिल रही है अगले को, ठीक बात है ना। तो सोच समझ के आएंगे ना। डिटेल ऑफ स्पेशल बिजनेस एंड डिटेल ऑफ इंटरेस्ट, डिटेल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर, हाँ, केएमपी एंड रिलेटिव, ठीक है। ध्यान रखना अगर ये इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और ये मोर देन 2% हो, क्या चीज बाद में ना, तो बाद में डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, पहले नहीं बाद में। जब हम रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं उस दिन कितना परसेंट इंटरेस्ट है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, बाद में हुआ ना। ये पॉइंट हो गया क्लियर बेटा। चलो अब आते हैं थर्ड रिक्विजिशन पे। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या थी, कोरम, प्रॉपर कोरम होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पक्का आएगा, एक क्वेश्चन नोटिस से आएगा, एक कोरम से, एमसीक्यू आ जाए चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए। हालांकि देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस अब थोड़े इनमें कम रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है ना, तो एमसीक्यू आ जाते हैं केस स्टडी में मिला के 2 नंबर का। सबसे पहले कोरम का मतलब क्या है, कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होने जरूरी है, मस्ट बी प्रेजेंट इन मीटिंग। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग नहीं हो सकती, ठीक बात है ना। सेक्शन 103 बताता है अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर। क्या मतलब हुआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कर सकता है, इस नंबर को बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता। कोरम कितना होगा, कोरम होगा इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। बताओ प्राइवेट कंपनी में कितना होगा, 2। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब क्या है, प्रोक्सी काउंट नहीं होंगे, मेंबर का पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है, इतने बंदों का, 2 बंदों का पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है, प्रोक्सी कभी भी कोरम में काउंट नहीं होता। हालांकि एक्सेप्शन क्या है, अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर दे रखा है मीटिंग का और उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि प्रोक्सी को भी काउंट करना है तो काउंट करना है, अदरवाइज नहीं करना। पब्लिक कंपनी है तो डिपेंड करता है सर, अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, अप टू 1000 है तो कितने होंगे, 5। अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर 1000 से लेके 5000 तक है तो 15, और अगर 5000 को एक्सीड कर जाए तो 30, ठीक है, ओके। अर्जेंटमेंट ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांट ऑफ कोरम, वांट का मतलब लैक, किसी चीज की कमी होना, हाँ, हजार से ज्यादा यहां पर गलत लिख दिया, इज, हाँ ठीक है, यहां पर नोट नहीं आएगा, ठीक कह रहे हो। द सेक्शन फर्दर स्टेट दैट इफ द रिक्वायर्ड कोरम, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, 30 मिनट में अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, मीटिंग क्या हो जाएगी, अर्जन हो जाएगी, अगले हफ्ते उसी जगह उसी टाइम, ठीक है। और सच अदर प्लेस टाइम एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टाइम और प्लेस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट कम से कम कितने दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा, 3 दिन का। ये देखो यहां पर अगर आपने अर्जेंट मीटिंग में चेंज किया है डे में, टाइम में, प्लेस में, तो कंपनी को क्या करना है, शेल, सब कंपनी इस चीज को, इसको चेंज नहीं कर सकती जब तक कम से कम 3 दिन पहले का नोटिस ना दी दिया जाए मेंबर्स को, ठीक है। कहता सर 3 दिन पहले, बट 3 दिन पहले नोटिस भेजेंगे कैसे, बाय पोस्ट भेजेंगे तो 2 दिन किस में लग जाते हैं, पोस्ट में इतना टाइम नहीं है। इधर इंडिविजुअली आप कह रहे हो मीटिंग भाई 7 दिन बाद नहीं 15 दिन बाद करेंगे आप, तो ठीक है 3 दिन का नोटिस दिया, 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, बहुत कंफर्टेबली दिया जाएगा। 15 दिन बाद मीटिंग करनी है ना सर, हमें तो मीटिंग करनी पड़ेगी 5 दिन बाद, सॉरी 4 दिन बाद, तो 2 दिन का तो स्पीड पोस्ट का टाइम लग जाएगा, तो 3 दिन का नोटिस कैसे बचा भाई, पॉइंट। तो एक काम करो, अखबार में पब्लिश कर दो,
जिस दिन अखबार में पब्लिश करेंगे उसी दिन नोटिस क्या माना जाएगा, सर्व्ड। ऐसे कर लो, ठीक बात है ना। ओके। अगर ये मीटिंग मेंबर ने बुलाई थी अंडर सेक्शन 100, तो ये मीटिंग अर्जेंट नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। मेंबर ने मीटिंग बुलाई और मेंबर ही नहीं आ रहे, मजाक लगा रखा है, कैंसिल करो इसको। ठीक है, मेंबर कहते सर कुछ जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए, आपने कैंसिल क्यों करी, दोबारा रिक्विजिशन फाइल कर दो भाई, दोबारा हो जाएगी, बट ये अर्जेंट नहीं होगी। ठीक है ना। हाँ। हम्म। हम्म। 2 घंटे का लंच ब्रेक। हाँ। हाँ। हम्म। जब भी कोरम डाउन होएगा ना, मतलब नंबर ऑफ मेंबर कोरम से नीचे हो गए, उसी टाइम मीटिंग अर्जेंट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए भी कोरम चाहिए, और उसके बाद मीटिंग जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक कोरम चाहिए। कंपनी एक्ट 1956 जब था तो उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसमें कोरम के सेक्शन में जानते हो क्या लिखा होता था, कि कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दी मीटिंग। तो वहां से इंटरप्रिटेशन ये निकलती थी कि मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कोरम चाहिए, मीटिंग के बीच में अगर भाग जाए बंदे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब नए कंपनी एक्ट में ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग, ये प्रेजेंट होनी चाहिए। लंच के बाद अगर मान लो कुछ चले गए बंदे तो मीटिंग अर्जेंट हो जाएगी। अब अगले हफ्ते आओ। पॉइंट समझ में आया। हाँ वो तो वैलिड रहेगा, आगे का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, अर्जेंट हो जाएगा। कंपनी एक्ट 1956 का प्रोविजन था वो। आगे चलो, कोरम नॉट प्रेजेंट इन अर्जेंट मीटिंग टू, अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है। वेयर कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन अर्जेंट मीटिंग टू विद इन हाफ एन आवर, देन द मेंबर प्रेजेंट शेल फॉर्म कोरम। बट ध्यान रखना, वो पिछली मीटिंग अर्जेंट होने का रीजन क्या था, वांट ऑफ कोरम, तभी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है बेटा, ये भी एग्जांपल दे रखा है। तो यहां पर देखो समरी में क्या आते हैं, समरी सेक्शन 103 कोरम। कोरम का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर जनरल मीटिंग। ठीक है, कितने होने चाहिए मिनिमम, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में डिपेंड करता है जी, 5, 15, 30, 3 लिमिट है। 5 कब, अगर मेंबर अप टू 1000 है तो, और 15 कितने कब, 1001 से लेके 5000 तक है तो, और ये मोर देन 5000 तो 30। कब तक प्रेजेंट हो जाने चाहिए, आधे घंटे में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड, अदरवाइज नहीं, में प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर या हायर नंबर। अगर यहां पर अदरवाइज लिख देते ना तो इसका मतलब कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक बात है ना। मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट विद इन 30 मिनट। दो बातें, प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट है तो ओके, कंटिन्यू द मीटिंग। अगर प्रेजेंट नहीं है तो बताओ मीटिंग कौन सी थी। अगर ये ईजीएम है अंडर सेक्शन 100, मतलब मेंबर की रिक्विजिशन पे बुलाने के लिए, तो भैया डिसॉल्व हो जाएगी, ये पोस्टपोन नहीं होगी, अर्जेंट नहीं होगी, ये डिसॉल्व हो जाएगी, कैंसिल। अगर ये अर्जेंट अर्जेंट जनरल मीटिंग थी और इसमें भी कोरम नहीं आया, और ये मीटिंग अर्जेंट क्यों हुई थी, ड्यू टू, हाँ, वांट ऑफ कोरम, तो प्रेजेंट मेंबर क्या हो जाएंगे, हाँ, प्रेजेंट मेंबर्स को क्या माना जाएगा, कोरम माना जाएगा। मेंबर्स, ठीक है ना, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए।
इसका भी बताऊंगा। उसके बाद में अदर जनरल मीटिंग है, तो मीटिंग क्या हो जाएगी, अर्जेंट। फॉर नेक्स्ट वीक, हाँ सेम टाइम, हाँ वो पंजाबी गाना, सेम टाइम सेम प्लेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर इसमें चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, एनी चेंज इन टाइम प्लेस और डे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इमेज चेंज करना चाहते हैं, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 days प्रायर नोटिस। लो जी बेटा, ये लिखा हुआ था। चलो आगे आओ। अब आसान हो गया ना, बुक में से पढ़ लिया, नोट्स बनाने के बाद थोड़ा समझ में भी आ गया, और एक बार और लिख लिया तो एक बार और रिवाइज हो गया। क्या अभी बताऊंगा, सेक्शन 98 इसी का ही है, ठीक है। बहुत बार माइंड में आएगा सर एक ही आया है और कोई आ ही नहीं रहे, तो वो मेंबर कहा जाएगा, सेक्शन 98 में जाएगा एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी को जाके एप्लीकेशन देगा कि कंपनी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मीटिंग बुलाना, भाई मैं अकेला आता हूँ और कोई आता ही नहीं। तो यहाँ पर एनसीएलटी कहता है मुझसे क्या चाहते हो, कहता आप कंपनी को ऑर्डर दो एजीएम या ईजीएम बुलाने के लिए, और उसमें डायरेक्शन डाल दो कि अगर कोई एक अकेला बंदा ही प्रेजेंट है तो उसे भी कोरम मान लिया जाएगा। अब वो क्या आ जाएगा, वो अकेला बंदा प्रेजेंट है। अब ये बात वही बात है, ये तो सोचने वाली बात है ना, सेक्शन 98 क्यों आया। सेक्शन 98 जब पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ व्हेन इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल फॉर कंपनी टू होल्ड द एजीएम और ईजीएम, सेक्शन 98 में ईजीएम, सेक्शन 97 में एजीएम। तो एनसीएलटी क्या कर सकती है, सुमोटो या फिर एट द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर और डायरेक्टर ऑर्डर कर सकती है। तो ये इसलिए है, इतना दिमाग कोई लगाएगा ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं करेगा। जैसे तुमने पूछ लिया क्वेश्चन कि मान लो एक ही बंदा आ रहा है और कोई आ ही नहीं रहा, अब क्या करें, तो वो 98 की शरण में जाएगा, 97 या 98 की शरण में जाएगा, वो उसके लिए है। पॉइंट समझ में आ गया। आगे चलो बेटा, आगे आ जाओ। चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग, ठीक है, कोरम के बाद सेक्शन 104 किसका आ गया, चेयरमैन। सेक्शन 104, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी सीक्स टू प्रोवाइड दैट अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट shall elect among themselves to be the chairman by show hand। इनिशियली चेयरमैन कैसे इलेक्ट होता है, शो हैंड से होता है, बट सर अगर किसी ने पोल डिमांड कर लिया तो भाई, हाँ किसी ने पोल डिमांड कर लिया। द सेक्शन फर्दर प्रोवाइड दैट इफ पोल इज डिमांडेड, शो हैंड के बाद किसी ने क्या कर लिया, पोल डिमांड कर लिया, ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, द चेयरमैन इलेक्टेड बाय शो हैंड, तो हमने चेयरमैन पहले कैसे इलेक्ट किया था, शो हैंड से, शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन। एक बार तो उसी से काम चलाओ भैया, ठीक है, अंटिल सम अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज चेयरमैन एज द रिजल्ट ऑफ पोल, पोल का रिजल्ट आने दो, अगर पोल के रिजल्ट में वही चेयरमैन इलेक्ट हुआ है तो वही चलता रहेगा, और अगर कोई और बंदा चेयरमैन हो गया है तो फिर वो कंटिन्यू करेगा, ठीक बात है। एंड सच अदर इलेक्टेड पर्सन शैल बी द चेयरमैन फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग, रेस्ट मतलब रिमेनिंग, ठीक है। मान लो 10 बजे मीटिंग के लिए बुलाया था आप लोगों ने, कोरम आ गया, अब कोरम में शो हैंड ने क्या किया, एक बंदे को चेयरमैन इलेक्ट कर दिया, किसी मेंबर ने पोल डिमांड कर लिया, ठीक है, तो जो मेंबर शो हैंड पे इलेक्ट हुआ है वो पोल कंडक्ट करवाएगा, 11 बजे तक पोल का रिजल्ट आ गया, ठीक है, किसी और बंदे का नाम चेयरमैन में इलेक्ट हो गया, तो 10 से 11 कौन था चेयरमैन, ए, और अब 11 से 5 बजे तक की मीटिंग में कौन रहेगा, बी। सब में आ गया, ठीक है। प्रॉक्सी कभी नहीं हो सकता, देखो क्या लिखा हुआ है, हु मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। चेयरमैन तो हमें ऐसे बंदे को बनाना चाहिए ना जिसको कंपनी के बारे में पता है, प्रॉक्सी को पता ही नहीं। अब मान लो प्रॉक्सी को तुमने चेयरमैन बना दिया और बाकी बंदे कहते बताओ क्या करना है, देख लो जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो कि मेरे को तो खुद किसी ने भेजा है क्या चीज, हाँ बन गया प्रॉक्सी, बिल्कुल बन गया। बट जब तुम्हें चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा, जब तो हाँ बिल्कुल भरना पड़ेगा ना। अब वो 2 वोट डालेगा पोल में, एक तो मेरा मेंबरशिप के कारण मेरी पर्ची, और एक प्रॉक्सी वाली पर्ची, ठीक है ना। पावर ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन करने क्या है भाई साहब, हाँ ये बात आपने अच्छी पूछी, चेयरमैन करेगा क्या, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इज द पर्सन हु मैनेज, ये मैनेज करता है मीटिंग को,
और एंश्योर द रिक्वायर्ड डेकोरम ऑफ द मीटिंग इज मेंटेन्ड ऑल द टाइम। अब मान लो दो मेंबर आपस में बहस कर रहे हैं, तो चेयरमैन कहेगा चुप हो जाओ भाई साहब, बैठो आप, बैठो आप, बैठो। वो देखा है संसद, देखी है संसद में स्पीकर होता है, तो वो क्या करता है, मान लो दो कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ पड़े पार्लियामेंट में, तो वो क्या कहता है, बैठ जाओ भाई साहब बैठ जाओ, आप बोलो, ठीक है आप बैठो। तो ये चेयरमैन डिसाइड करता है कि अब कौन बोलेगा, कब रिजोल्यूशन रीड करना है, फिर वोटिंग के लिए अनाउंसमेंट करना है, ये सारा काम किसका है, चेयरमैन का है। टिल द मीटिंग इज कंक्लूडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लूडेड, खत्म हो जाना। जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती, चेयरमैन क्या करेगा, मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करेगा। और इसके बाद एंड पोस्ट दैट मतलब आफ्टर दैट एग्जीक्यूट द मिनट ऑफ द मीटिंग। जब तक मीटिंग चलेगी उसका डेकोरम मेंटेन करना, और मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी मिनट बनाना। कल नोटिस में बताया, उसमें नोट्स में बनाया था ना। हाँ, चेयरमैन के पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी टू डिसाइड ऑल द क्वेश्चन विच अराइज एट द मीटिंग। कोई भी क्वेश्चन अगर शेयर होल्डर को करना है तो किससे करेगा, चेयरमैन से। फिर चेयरमैन बताएगा कि इसका आंसर कौन सा डायरेक्टर करेगा या ऑडिटर करेगा। ठीक बात है ना। कोई भी मेंबर कभी भी खड़ा होकर सीधा डायरेक्टर से क्वेश्चन नहीं कर सकता। डेस्क पे कौन बैठा होगा, डायरेक्टर बैठे होंगे, ऑडिटर बैठा होगा डायस पे जिसको हम बोलते हैं ना, तो उस पर चेयरमैन बैठा होगा। तो अगर मैं कोई मेंबर हूं, मुझे कोई क्वेश्चन करना है कि अपनी कंपनी की इन्वेंट्री जो है वो बढ़ती जा रही है, और पिछले साल हमारी 10% इन्वेंट्री जो है वो ऑब्सोलीट हुई थी, जिसके कारण कंपनी को क्या हो गया था, नुकसान हो गया था। तो मुझे इसका आंसर चाहिए कि कंपनी जो है वो स्टॉक को इतना हाई लेवल पे मेंटेन क्यों कर रही है। तो ये मैंने क्वेश्चन किससे पूछना है, चेयरमैन से। फिर चेयरमैन कहेगा, चार डायरेक्टर बैठे मान लो कि हाँ भाई आंसर करो। फिर एक डायरेक्टर कहता है मैं आंसर करूंगा, मैं परचेज संभालता हूं तो मैं आंसर करूंगा, हाँ जी, कहीं एड्रेस करेगा उस मेंबर को। ये डेकोरम मेंटेन करना होता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, मेंबर कहता है, वो चार डायरेक्टर बैठा है, बताओ भाई इन्वेंट्री जो है वो हाई कैसे होगी। डायरेक्टर तेरे बाप के नौकर बैठे हम, किसने बताया, कौन है तू, ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो जो भी क्वेश्चनिंग करनी है किसके थ्रू जाएगी, चेयरमैन के थ्रू जाएगी, ताकि किसी को डिसरिस्पेक्ट फील ना हो कि मुझसे कैसे क्वेश्चन कर रहा है भाई। तो मैं एक अथोराइज बंदे से क्वेश्चन करूंगा, अथोराइज बंदा आपको बोलेगा कि आंसर करो इसको। क्लियर है। ऐसे ही होता है डेकोरम मेंटेन करना। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन है उन सबको आंसर करने की पावर किसके पास होती है, चेयरमैन। चेयरमैन अगर लगता है कि मेरे पास आंसर नहीं है, तो चेयरमैन किसको कहेगा, डायरेक्टर या ऑडिटर को कहेगा आंसर करने के लिए। ध्यान रखना, उसको ऑब्जर्व करना है, स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्व, कंप्लाई। यहां पर ऑब्जर्व का मतलब है कंप्लाई। भाई साहब आप मीटिंग के चेयरमैन हो, ध्यान रखना आपको पार्शियलिटी नहीं दिखानी है, आपको क्या रहना है, इम्पार्शियल रहना है, मतलब अनबायस्ड। आपको किसी की साइड नहीं लेनी है, ठीक है ना। आप चेयरमैन हो तो आपको अनबायस्ड रहना, इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। ओके, राइट टू कास्टिंग वोट। हाँ, ये कुछ आई बात चीज समझ में। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफिस में लिखा हुआ है, इफ एम्पावर्ड बाय आर्टिकल्स, कि चेयरमैन जो है उसके पास कास्टिंग वोट है इन जनरल मीटिंग। हम तो जनरल मीटिंग की बात करेंगे, बोर्ड मीटिंग की तो बात ही ना करें एक बार। जनरल मीटिंग कब कब, ये वोट कब होगा, इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, कि वोट इक्वल हो गई 50-50। इक्वालिटी ऑफ वोट का मतलब क्या हुआ, 50-50। और बताओ ये सिचुएशन कब हो सकती है, ओआर के केस में हो सकती है, एसआर के केस में तो हो नहीं सकती, ठीक है। द चेयरमैन, इस केस में चेयरमैन को क्या होता है, राइट टू कास्ट सेकंड वोट। आप एक सेकंड वोट भी कास्ट कर सकते हो। सर मान ली आपने कहा अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो, अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ तो, इफ नो प्रोविजन इन आर्टिकल फॉर कास्टिंग वोट, तो रिजोल्यूशन क्या माना जाएगा, बताओ। रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इक्वालिटी ऑफ वोट के केस में ड्रॉप्ड माना जाएगा, मतलब फेल्ड माना जाएगा। क्योंकि एक्ट में क्या लिखा हुआ है, मोर देन 50% होने पर ही रिजोल्यूशन पास होगा। तो मोर देन तो नहीं हुआ ना, 50-50 हुआ ना, मोर तो नहीं हुआ, तो रिजोल्यूशन क्या हो गया, फेल हो गया। पॉइंट क्लियर। ये जो प्रोविजन है ये प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता, प्रोवाइडेड सेक्शन 92 और 137 के अंदर उसने क्या ना कर रखा हो, डिफॉल्ट ना कर रखा हो। मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हो भैया हमारी कंपनी में जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है ना वही चेयरमैन होगा हर बार मीटिंग में। भैया तुम्हारी मर्जी है, जैसे चलाओ वैसे चला लो, ठीक बात है ना। एग्जांपल लिख देता हूं मैं ये, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफिस में क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी में क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट, जिसके पास हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है वो क्या होगा, वो हमेशा ही चेयरमैन होगा जनरल मीटिंग का। लो जी, तो प्राइवेट कंपनी ऐसा कर सकती है जी, क्या दिक्कत है। इलेक्शन का पंगा ही नहीं हमारा, खत्म कहानी, कोई इलेक्शन नहीं होगा।
जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है वही हो गया। अब माइंड में क्वेश्चन क्या आ रहा है, दो बंदों के पास बराबर शेयर है, तो आर्टिकल ऑफिस में लिखा होना चाहिए, नहीं तो फिर वो पर्ची डलेगी। ठीक है ना। अब इसकी समरी क्या बनी, सेक्शन 104 किसका, चेयरमैन ऑफ कंपनी, नहीं जनरल मीटिंग। इसकी समरी पे आ जाते हैं बेटा, क्या कहता है ये, मेंबर प्रेजेंट, जो मेंबर प्रेजेंट है उनमें से इलेक्ट करना है, इलेक्ट एनी मेंबर एज चेयरमैन बाय शो हैंड। ठीक है, और बाय पोल इफ डिमांडेड बाय एनी मेंबर, अगर मेंबर ने डिमांड कर लिया है तो कम से कम 1% वोटिंग पावर होनी चाहिए, तभी डिमांड कर सकता है, अदरवाइज मेंबर पोल डिमांड नहीं कर सकता। ये बात कल पड़ी थी ना, 1% और ₹5 लाख पेड अप कैपिटल। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कहता है ये चेयरमैन करता क्या है भाई साहब, चेयरमैन करेगा क्या, मेंटेन्स द डेकोरम ऑफ द मीटिंग, ये मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करता है, एंड प्रिपेयर मिनट्स आफ्टर जनरल मीटिंग। ये मिनट क्या होती है, कैसे प्रिपेयर करनी है, ये सेक्शन 118 में आएगा, इसी चैप्टर में। तीसरा काम क्या है, कास्ट एक्स्ट्रा वोट ऑन इक्वेलिटी ऑफ वोट्स, बट ये कब होगा बताओ, इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स, नहीं तो ये वोट नहीं मिलेगा। बस इतनी बात लिखी हुई थी बेटा, बस इतना ही बहुत है, या और करना है, बताओ बताओ, इनके पास बुक भी नहीं है ना। लिख लो बेटा, आराम से लिख लो।